डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में इस थर्ड पेपर के अंदर जो कारा टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसमें आज का टॉपिक है ओगोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। और इसके बाद इसमें फर्टिलाइजेशन और बाद में प्लांट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, लाइफ साइकिल किस प्रकार से होती है, डायग्रामेट्रिक व्यू अपन देखेंगे। तो मैच्योर जो ओगोनियम है इसको न्यूक्यूल भी कहा जाता है और कारा की न्यूक्यूल भी एक माइक्रोस्कोपिक यानी बड़ी ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है, अंडाकार संरचना है। और यह जो सीमित वृद्धि की जो शाखाएं होती हैं उनकी नोड पर एक छोटे से स्टाक के द्वारा जुड़ी रहती है। जो होमोथैलिक जातियां होती हैं, होमोथैलिक जिनको मोनोसियस भी कहा जाता है, अर्थात उभयलिंगाश्रित जातियां जो होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियल का जो डेवलपमेंट है वह ग्लोब्यूल से जस्ट ऊपर की ओर होता है। कारा की जो मैच्योर न्यूक्लियल होती है उसके अंदर एक बड़ा ओवल शेप्ड एग होता है। तो यह ओवल शेप्ड हो सकता है या फिर इलिप्टिकल यानी अंडाकार एग की शेप हो सकती है या दीर्घ वृत्ताकार हो सकती है। और यह 5 लंबी नलिकाकार जो सेल्स होती हैं उनके आवरण से कवर्ड रहता है। और ये आवरण जो कोशिकाएं हैं एग के चारों ओर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 बार या इससे भी अधिक बार कोइल्ड होती हैं, कुंडलित होती हैं। और प्रत्येक जो आच्छाद कोशिका है, आवरण कोशिका, उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है और जिससे न्यूक्लियल के सिरे पर एक छोटी कोशिका बनती है। इस प्रकार जो न्यूक्लियल होता है उसके शीर्ष पर 5 छोटी कोशिकाओं की एक कैप का निर्माण हो जाता है जिसको कोरोना कहा जाता है। तो 5 ट्यूब सेल्स हैं, उनके अंदर जब ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो नीचे वाली सेल्स लंबी होकर के इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एग को कवर करती हैं और जो 5 सेल्स ऊपर की तरफ बनती हैं उनकी ग्रोथ कम होती है जो कि इसके सिरे पर आकर के कोरोना बना लेती हैं यानी क्राउन जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं। ओगोनियम में जो एग होता है इसके प्रोटोप्लास्ट के अंदर फूड मटेरियल जैसे ऑयल ग्लोब्यूल्स या स्टार्च जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके रूप में होता है, स्टार्च कणों के रूप में। और फूड मटेरियल एग में नीचे की ओर पाया जाता है। एग के सिरे की ओर एक हाईलाइन एरिया होता है, काचाभ क्षेत्र, जिसको रिसेप्टिव स्पॉट कहा जाता है। ओगोनियम इसमें न्यूक्लियल में आवरण की उपस्थिति इस सवाल का एक एडवांस्ड और डायग्नोस्टिक कैरेक्टर है, लाक्षणिक गुण है। इसके जो आवरण की जो तुलना है वो ब्रायोफाइट हमने पढ़ेंगे हम। तो ब्रायोफाइट में जो आर्किगोनियम होता है, आर्किगोनियम के बाहर स्ट्राइल जैकेट पाया जाता है। तो इस सवाल के न्यूक्लियल के इस आवरण की तुलना ब्रायोफाइट्स के आर्किगोनियम के अंदर पाए जाने वाले जैकेट से की जा सकती है। तो यह इस सवाल के अंदर पाया जाने वाला एक एडवांस्ड कैरेक्टर हो गया। अब हमें देखना है कि जो न्यूक्लियल है इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो न्यूक्लियल यानी अंडदानी का विकास ग्लोब्यूल के आधार पर पाई जाने वाली जो बेसल नोडल सेल्स है उससे डिराइव्ड कोशिका से होता है। हमने पढ़ा था कि जो ग्लोब्यूल है उसमें नीचे की तरफ एक कोशिका बनती है, पेडिसल से नीचे की तरफ, जिसको बेसल नोडल सेल कहते हैं। तो उस बेसल नोडल सेल के डिवीजन से एक सेल निकलती है, उस सेल से न्यूक्लियल का डेवलपमेंट होता है और वह सेल ओगोनियल इनिशियल के रूप में कार्य करती है। और ओगोनियल इनिशियल के अंदर 2 ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं। देखिए ए दिखा गया है, ए ओगोनियल इनिशियल है, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो इसे 3 कोशिकाएं बनेंगी और एक छोटा सा एक तंतु बनता है। जो सिरे वाली कोशिका है इसको ओगोनियल
मदर सेल के नाम से जाना जाता है, या यह सेल ओगोनियल मदर सेल के रूप में कार्य करेगी, या न्यूक्लियल मदर सेल भी कहा जा सकता है। बीच में जो बनने वाली सेल्स है उसका डायग्राम इसमें नहीं दिखाया गया है। तो बीच की जो सेल्स है उसको सीड इनिशियल सेल कहा जाता है, आच्छद प्रारंभिक कोशिका। और आधारी कोशिका जो होती है उसमें विभाजन नहीं होता है, और यह कोशिका लंबी होकर के न्यूक्लियल का एक वृंत बनाती है। एफ डायग्राम में नीचे की तरफ पेडिसल लिखा हुआ है। यह पेडिसल इन 3 कोशिकाओं में से जो निचली कोशिका है ए डायग्राम के अंदर, जो कि यहाँ नहीं दिखाई गई है, उसी सेल से पेडिसल सेल बनता है, यानी वृंत बनता है। तो ओगोनियम मदर सेल की लंबाई में ग्रोथ होती है, यानी वृद्धि होती है, और इसके अनुप्रस्थ विभाजन से एक नीचे की ओर आधारी व छोटी स्टाक सेल बनती है, और ऊपर की ओर बड़ी सेल बनती है जो कि ओगोनियम बना देती है। और ओगोनियम के आकार में काफ़ी वृद्धि होती है। इसके बाद इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो यूनिन्यूक्लिएट एग में मॉडिफाइड हो जाता है। एफ डायग्राम में देखिए, जो इसमें एग है वो बड़ा है, जिसमें बेस की ओर एग न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। इसे जस्ट नीचे की ओर यह सेल डिवाइड होने से एक स्टाक सेल बना रही है वृंत कोशिका, और नीचे की तरफ एक सेंट्रल सेल भी बनती है, और सबसे बॉटम में पेडिसल सेल है। तो एग के डेवलपमेंट के साथ साथ जो सीड इनिशियल, जो कि बीच में जो कोशिका थी, सीड इनिशियल कोशिका के अंदर भी वर्टिकल डिवीज़न होते हैं, और इन वर्टिकल डिवीजन्स के फलस्वरूप 5 सीड सेल्स डेवलप होती हैं, और प्रत्येक सीड सेल में फिर ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, जिससे 5-5 कोशिकाओं के 2 टायर्स बन जाते हैं। अपर टायर्स की सेल्स की ग्रोथ अधिक नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया था, इनकी ग्रोथ अधिक नहीं होती है, और ये मैच्योर न्यूक्लियल के सिरे पर कोरोना बनाती हैं। और निचली परत की जो 5 कोशिकाएं होती हैं वो लंबी होकर के न्यूक्लियल के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कवर बनाती हैं, और यही ट्यूब सेल कहलाती हैं, जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसको सराउंड करती हैं। एफ डायग्राम के अंदर सेक्शन के अंदर इन ट्यूब सेल्स को दिखाया गया है, तो आप इसको समझ सकते हैं। इसके अंदर बी डायग्राम है। सिरे वाली कोशिका ओगोनियल मदर सेल के अंदर मॉडिफाइड हो गई है। बीच में जो सीड इनिशियल सेल थी, इसमें सामने 2 कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, और 3 कोशिकाएं इसके पीछे हैं। ये इस सेल में वर्टिकल डिवीज़न से 5 कोशिकाएं बनी हैं जो कि बीच में रहती हैं, और नीचे की तरफ जो सेल है वो है पेडिसल सेल। अगले डायग्राम के अंदर जो ओगोनियल मदर सेल थी, इसके अंदर डिवीज़न दिखाया गया है बीचों बीच में सी डायग्राम में, जिससे नीचे की ओर एक सेंट्रल सेल दिखाई गई है, और ऊपर वाली सेल ओगोनियल मदर सेल का कार्य करती है। इसके बाद जो सीड सेल्स हैं, इनकी ग्रोथ होती हुई दिखाई गई है, जो कि ओगोनियल मदर सेल्स तक जा रही है। अगले डायग्राम के अंदर, ई डायग्राम के अंदर, इन सीड इनिशियल सेल्स के अंदर पर्याप्त वृद्धि होती है, जो कि इस ओगोनियल मदर सेल को सराउंड कर लेती हैं, और इन सेल्स के अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, जिससे कि 5-5 कोशिकाओं के 2 टायर बनते दिख रहे हैं। जबकि इस डायग्राम के अंदर, क्योंकि हम 3D व्यू नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 2-2 ही ट्यूब सेल नज़र आ रही हैं, और 2 ही कोरोना सेल नज़र आ रही हैं सिरे पर। तो सिरे पर 5 सेल बनती हैं, जो कि 3 सेल इसके पीछे हो सकती हैं, और ट्यूब सेल्स होती हैं वो भी 5 होती हैं, जो कि यहाँ पर 2 दिखाई दे रही। तो ट्यूब सेल्स बार बार इस ओगोनियम को कवर कर जाती हैं, और ऊपर की जो 5 सेल हैं वो कोरोना सेल होती हैं, जो कि क्राउन के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। तो इस प्रकार से ओगोनियम अर्थात न्यूक्लियल का डेवलपमेंट होता है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन देखिए। जब ओगोनियम मैच्योर हो जाती है तो इसकी जो ट्यूब सेल्स हैं वो कोरोना के
नीचे एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, यानी गैप आ जाता है इनके अंदर, और फलस्वरूप ओगोनियम के चारों ओर में 5 लंबी स्लिट्स यानी दरारें बन जाती हैं। और इसी समय ओगोनियम के सिरे का भी जिलेटिनाइजेशन हो जाता है, और ओगोनियम में जो स्लिट्स डेवलप हुए हैं उनमें से जो एंथेरोजोइड्स पहले बनते हैं वो तैरते हुए आते हैं और ओगोनियम के अंदर एंटर कर जाते हैं। ओगोनियम को हम न्यूक्लियल भी कहते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आप ओगोनियम शब्द भी यूज़ कर सकते हो, न्यूक्लियल शब्द भी यूज़ कर सकते हो। तो एग और एंथेरोजोइड्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनमें संयोजन हो जाता है और इससे ऊस्पोर का निर्माण होता है। अब ऊस्पोर आगे चल करके अंकुरित होता है। ऊस्पोर्स की संरचना एक मोटी भित्ति वाले फल के समान होती है। यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया गया है। सी डायग्राम के अंदर देखिए, ये एक फ्रूट जैसी स्ट्रक्चर है। तो ये ओगोनियम, इसका जाइगोट या ऊस्पोर बना हुआ है। तो अलग अलग जातियों में इसका कलर भी अलग अलग होता है, लाल, पीला या भूरा होता है। और इसकी सेल वाल 4 परतों में बटी हुई होती है। 2 बाहर की परतें जो होती हैं वो पिगमेंटेड होती हैं और भीतरी परतें रंगहीन होती हैं। और फर्टिलाइजेशन के कुछ समय बाद तक ये जो ऊस्पोर बना है ये शिथिल जो ट्यूब सेल्स होती हैं, ढीली ट्यूब सेल्स, उनके बीच में रहता है। और ट्यूब सेल्स के टूटने पर ये ऊस्पोर जो पानी होता है या कीचड़ होता है उसके पैंदे में बैठ जाता है और ये ऊस्पोर फिर विश्राम अवस्था के अंदर चला जाता है। अब विश्राम अवस्था की जो अवधि है वो एनवायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करती है कि मान लो पानी नहीं है तब भी रेस्ट करता रहेगा। जैसे ही पानी उपलब्ध होता है तब इसके अंदर अंकुरण होता है। तो अब देखिए जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। ऊस्पोर विश्राम अवस्था की समाप्ति के बाद अंकुरित होता है। इसका जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस होता है, ए डायग्राम के अंदर देखिए, ये सिरे की ओर चला जाता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं। और इसके बाद एक अनुप्रस्थ भित्ति बन जाती है जिससे 2 असमान कोशिकाएं बन जाती हैं। और इन 2 असमान कोशिकाओं में सिरे की तरफ एक केंद्रक रह जाता है और नीचे की तरफ 3 केंद्रक रह जाते हैं, जिनमें से तीनों केंद्रक आधार की ओर जाकर के विघटित हो जाते हैं। ऊपर की ओर जो एक न्यूक्लियस चला जाता है वो एक अलग सेल बन जाती है। इस सेल के अंदर वर्टिकल डिवीज़न होता है जिससे 2 सेल बनती हैं, एक राइजोइडल इनिशियल बनती है और दूसरी प्रोटोनिमल इनिशियल। और ये सी डायग्राम के अंदर क्लियर हो रहा है, ये दोनों कोशिकाएं विपरीत दिशाओं के अंदर ग्रोथ करती हैं। डी डायग्राम में देखिए, जो प्रोटोनिमल इनिशियल है उसके बार बार विभाजन से प्राइमरी प्रोटोनिमा डेवलप हुआ है और राइजोइडल इनिशियल से प्राइमरी राइजोइड यानी प्राथमिक मूलाभास विकसित हुआ है। तो मूलाभासी जो प्रारंभिक कोशिका होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करती है और प्रोटोनिमल इनिशियल कोशिका पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है, यानी ये प्रकाश की तरफ ग्रोथ करती है। या यूँ कह सकते हैं कि यह नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करती है और इस कोशिका से विकसित होकर के प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है और ये नोड्स और इंटरनोड्स के अंदर बटा रहता है। और इसकी निचली पर्व संधियों की जो पेरिफेरल सेल्स हैं उनसे राइजोइड्स और सेकेंडरी प्रोटोनिमा का डेवलपमेंट होता है और ऊपरी पर्व संधियों की जो पेरिफेरल सेल्स हैं उनसे उत्पन्न जो लेटरल्स हैं उनसे नए एक्सिस का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कारक के नए थैलस का विकास होता है। ये इसका लाइफ साइकिल का डायग्राम दिया गया है राइट साइड में। कारा हैप्लॉइड का जो थैलक्स होता है वो हैप्लॉइड होता है जिसके अंदर अलैंगिक जनन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एमाइलम स्टार्स है, बल्बिल्स है, एमोर्फस बल्बिल्स है और सेकेंडरी प्रोटोनिमा है। लैंगिक जनन के लिए इसके अंदर ग्लोब्यूल्स और न्यूक्लियस का डेवलपमेंट होता है
जिनके अंदर एंथीरोजोइड्स और एग बनते हैं, जिनमें फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। और जाइगोट के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और इससे प्रोटोनिमा का डेवलपमेंट होता है और यही प्रोटोनिमा आगे चल करके कारा का नया थैलस बनाता है। तो कारा की जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर ये हैप्लॉन्टिक प्रकार की लाइफ साइकिल है, यानी मेन जो प्लांट इसका जो थैलस होता है वो एन होता है और डिप्लॉयड स्टेज केवल जाइगोट के रूप में ही या ऊस्पोर के रूप में ही दिखाई देती है। और जाइगोट के अंकुरण के समय डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मेयोटिक डिवीजन हो जाता है, जिससे वापस हैप्लॉयड अवस्था फिर प्राप्त हो जाती है। तो कारा की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, यानी एगुणित जो अवस्था होती है वो इसमें डोमिनेंट होती है। तो इसके साथ ही चैप्टर पूरा हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन फिर आएंगे। थैंक यू।